block chemistry is not such a big thing कि your teacher will only tell you, then only you will complete the block chemistry. थोड़ा सा करेज लगता है टाइमलाइन को पकड़ने में, थोड़ा सा करेज लगता है इस चीज को कि मैं जो सिस्टम में इन्वॉल्व हूँ उस सिस्टम से इन्वॉल्व होते हुए हटके अपनी टाइमलाइन में एक ये चीज लाना कि ये ऐसे होनी चाहिए इसलिए ऐसे हो रही है, रादर देन गोइंग इन अ फ्लो ऑफ कोचिंग। बेटा तुम्हारा रिजल्ट इसलिए नहीं आया कि तुम ये नहीं कर पाए, किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया, ये तुम्हारा इसलिए नहीं आया कि अगर कोई तुम्हें ये बता भी देता तो भी तुम इतने डिसिप्लिन नहीं थे। टाइमलाइन ये वो चीज है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और इस पर हमें बहुत ज्यादा आंख रखनी पड़ेगी अगर हम जेई 2026 लिखने वाले हैं, अगर आप ड्रॉपर हैं तो भी और अगर आप क्लास 12 में हैं तो भी, क्योंकि यहां से एक साल नहीं बचा है पेपर के। चाहे आप ड्रॉप ईयर में हो और आपको लग रहा हो कि देखो मैंने नया नया ड्रॉप ईयर लिया है और अब मैं यहाँ से चीजें फिर से रीस्टार्ट करूंगा, मेरे पास एक साल है, क्योंकि असल में यहाँ से बस 6 से 7 महीने बचे। आप अगर मई में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लगा लीजिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6-7 महीने वही बचते हैं। और अगर आप पहले से भी करते आए हैं तो भी आपके हाथ में बस 6 और 7 महीने ही हैं। और इन 6 और 7 महीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि हाउ डू वी यूज देम, कैसे इफेक्टिवली इन महीनों में हम प्रोसीड करते हैं। क्या इन प्रोसीडिंग टाइम में या फिर ये जो आने वाला समय है इसमें कहीं अगर तुमने गलती से अपना एक महीना एक चैप्टर में लगा दिया, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है क्लास 12 का, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही लगा दिया 1.5 महीना तो भैया फिर बाकी का सिलेबस कब करोगे? 11th क्लास भी तो थोड़ी छोड़ के आए होगे ना, उसका रिवीजन भी तो करना है। तो अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइमलाइन पर एक आंख रखना। ये आप टाइमलाइन चिल्ला रहे हो, टाइमलाइन होती क्या है? अरे टाइमलाइन कुछ नहीं, जस्ट ड्रॉ अ लाइन, लोकेट द मंथ्स एंड देख लो तुम कितना पास हो। जैसे कि अगर हम यहां से मई को पकड़े, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ऐसे करके हम एक और लाइन बनाते जहां पर हम साफ साफ कह रहे हो कि सितंबर के बाद हमारे पास कितना टाइम बचेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो लौट फिर के हमारे पास यही 7 महीने बचे। अब इन 7 महीनों में अगर हमने ये वाला पोर्शन पूरा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के चैप्टर पर ही बिता दिया तो फिर चीजें दिक्कत देंगी। तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे चीजों को इफेक्टिवली पुट ऑन करें, कैसे चीजों को समझें कि कहां मैं स्टैंड कर रहा हूं और उस हिसाब से प्रोसीड करें। आप किसी कोचिंग में इन्वॉल्व हैं, वेरी गुड। आप किसी ऑनलाइन कोर्स में इन्वॉल्व हैं, वेरी गुड, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं खुद से दिमाग में चीजों को अब इस तरीके से सेट करना शुरू करो कि 7-8 महीने में इन सब चीजों का यूज करके तुम्हारा जो पेपर है उधर ऐड ऑन हो, ना कि इन सब चीजों में फंसे रहकर अपनी टाइमलाइन भूल जाना और 7-8 महीने बाद बोलना कि चीजें फिट नहीं बैठ रही। सबसे इंपॉर्टेंट आज कुछ मैं चेक बताता हूं तुमको। सबसे इंपॉर्टेंट ये चेक करना शुरू करो। मैंने अभी मैं ऑफलाइन क्लास में गया था तब भी बात चल रही थी। पहली चीज ये चेक करना शुरू करो, पीवाईक्यूज क्या मेंस के और एडवांस के दोनों की, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो दोनों ही कर रहे हो वैसे तो, ठीक है। और सबसे पहले क्या मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं? क्या जो चैप्टर्स आप करते जा रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं? आपके बन रहे हैं कि नहीं? मैं नहीं बोल रहा टेस्ट में जो प्रीवियस ईयर आए हैं वो बन रहे हैं, क्लास नोट्स में जो प्रीवियस ईयर आए हैं वो बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। जब आपने एक चैप्टर फिनिश कर लिया उसके बाद क्या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं? 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 15-20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या उनमें से आपके 80%, 85%, 75% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं? इस चीज पर टेस्ट करें। दूसरी चीज, एक जरा अपने आप से सवाल करें और ये सवाल अभी करें और इसका जवाब प्लीज कमेंट्स में लिखना, क्योंकि ये सवाल स्किप कर देंगे आप अपना पहला फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कब देंगे? आप अपना पहला एमएसटी कब देंगे? फुल सिलेबस टेस्ट आप अपना पहला कब देंगे? क्या लगता है आपको इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पहला फुल सिलेबस टेस्ट कब देना चाहिए? जब जनवरी में मेंस हो। कई बच्चे बोलेंगे नवंबर में दे देंगे भैया, कई बच्चे बोलेंगे अक्टूबर में दे देंगे। हालांकि अक्टूबर नवंबर आर अ गुड फेज टू स्टार्ट ऑन, बट मैं कह रहा हूं ये जितना पहले होगा उतना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा टू इंप्रूव। एंड सच बात, जितने भी बच्चों ने मेंस दिया है, अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने मेंस दिया है अभी, चाहे वो ड्रॉप ईयर का हो चाहे वो पास्ट ईयर्स का हो, वो प्लीज कमेंट में बताना कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के बाद एक जर्नी शुरू होती है और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने से पहले एक जर्नी होती है। सबको पता है कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने के बाद जो हमारी हालत होती है, जो हमारी रियलिटीज हिट होती है, वो एक्सपोनेंशियली मोर इंपैक्टफुल ऑन आवर जर्नी होती है। तो जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, जितनी जल्दी पता पड़ जाए कि गलती क्या कर रहे हैं उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब ज्यादा समय है उन पर सॉल्व करने का। तो मैंने 2 चीजें बोली, पहला ये सवाल, मतलब ये देखिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दूसरा सवाल करें खुद से कि आप अपना पहला एफएसटी कब देने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब तुम कैसे प्रोसीड करोगे इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस रखो चैप्टर्स की। जस्ट फॉर एन एग्जांपल लेट्स टेक क्लास 12, ठीक है।
क्लास 12th में अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में अब आपको देखो बोर्ड एग्जामिनेशंस भी देने हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ साथ आपको अपना जेईई मेंस भी देना है, तो आप चीजों को ऐसे प्रोसीड कर रहे हैं कि सिलेबस टाइमली हो, या फिर आप चीजों को ऐसे प्रोसीड कर रहे हैं कि सिलेबस कभी भी हो, तमीज से हो, एक वो गैप, एक वो लेंथ, एक वो शेड्यूलिंग आपको करनी पड़ेगी, भले ही आप कोचिंग में पढ़ते हैं। अगर आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो भी आपको खुद से एक साइकिल बनानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपकी कोचिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही है और वो लंबी खींच के जाएगी 20 दिन 25 दिन, उसके बाद वो करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे, फिर मैग्नेटिज्म, ऐसे करके ये सारी चीजें जून जुलाई तक हो जाएंगी। तो अगर आपकी शेड्यूलिंग के हिसाब से ये चैप्टर्स उतने ही टाइम में हो जाएं, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा और चीजों को करने का, तो बढ़िया है। अगर नहीं हो पा रही है तो कोचिंग के साथ साथ जितना होता जा रहा है वो करो, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को खुद से स्ट्रॉन्ग करते चलो। कहने का क्या मतलब है, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 20 दिन में हो गई, उन 20 दिन में तुम करते गए, अब साथ ही साथ तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो और फिर अलग से बैठ के खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। डू नॉट वेट कि एक मोमेंट आएगा जब कोचिंग वाले हमें फ्री टाइम देंगे और तब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। संग संग लगाने का समय आ चुका है। अब अगर तुम मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल सेंगेज लगाते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो बेटा सेंगेज लगाने में फिर तो तुम्हें 20 दिन जब चैप्टर कर लोगे, उसके बाद भी 5-6 दिन 8-9 दिन लग सकते हैं। उसके बाद तुम फिर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर या फिर करंट करोगे, तो फिर वहां भी 8-9 दिन एक्स्ट्रा गए। तो ऐसे करते करते तो फिर आपके 3-3.5 महीने इसी में निकल जाएंगे। तो मेक श्योर कि यहां से चीजों को इसलिए मैं करो कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक चेक की तरह लेते हुए चलो। आप सिंगेज कर रहे हो, यू सॉल्व द इलस्ट्रेशंस एंड उसके बाद जंप ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इफ यू गेट टाइम देन सेव दैट टाइम और फिर सिंगल करेक्ट या मल्टीपल करेक्ट में पढ़ो। पर कहने का मतलब है टाइमलाइन पकड़ो। टाइमलाइन नहीं पकड़ोगे तो फिर बाद में रिग्रेट करोगे कि तब चीजें ऐसे कर लेता, तब चीजें वैसे कर लेता। अब जब हम टाइमलाइन की बात कर रहे हो, पेपर के रेफरेंस पर टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, तो आप केमिस्ट्री की बात कैसे नहीं कर सकते। कई बच्चे सोचते हैं कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एंड में कर लेंगे, इनऑर्गेनिक तो एंड में हो जाएगी। इनऑर्गेनिक एंड आते आते भी नहीं होगी। मजेदार बात, हम सोचते हैं इनऑर्गेनिक एंड में हो जाएगी और इनऑर्गेनिक एंड आते आते होती ही नहीं है। तो इनऑर्गेनिक में एक खासा पकड़ बना के चलो। इनऑर्गेनिक के 4 चैप्टर्स हैं जो बहुत फंडामेंटल है, उनको तो जल्द से जल्द कर लो। मैं बोलूंगा अब तक तो हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए हैं तो आने वाले 1 महीने के अंदर निपटा लो। कौन से? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप बोल सकते हैं कि ये तो फिजिकल का चैप्टर है, मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, जहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें शुरू होती हैं। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये 4 फंडामेंटल चैप्टर्स हैं। यू वोंट बिलीव मी बट ये 4 फंडामेंटल चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से स्ट्रांगली कर लिए तो कई सारे ब्लॉक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बिना ब्लॉक केमिस्ट्री करे हुए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़नी नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कि इन 4 फंडामेंटल चैप्टर्स को तो सबसे पहले पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शानदार। इसके बाद ऑन अ डेली बेसिस स्टार्ट डूइंग योर ब्लॉक केमिस्ट्री। थोड़ा सा पोर्शन निकाल के खुद से पढ़ना शुरू कर दो। ब्लॉक केमिस्ट्री इज नॉट सच अ बिग थिंग कि योर टीचर विल ओनली टेल यू, देन ओनली यू विल कंप्लीट द ब्लॉक केमिस्ट्री। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जेईई इज नॉट एन व्हाट वी से दैट स्पून फीडेड एग्जामिनेशन जहां टीचर सब कुछ करा देगा, कोचिंग सब कुछ करा देगी और फिर आप सब कुछ कर लेंगे। यू हैव टू रियलाइज दिस थिंग कि अगर मैं अभी से ब्लॉक केमिस्ट्री करता चलूंगा, एनीवेज जनवरी आते आते ब्लॉक केमिस्ट्री वुड बी माय स्ट्रॉन्गेस्ट वन। एंड ब्लॉक केमिस्ट्री या फिर ये कहूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में इन दीज इयर्स बहुत ज्यादा नंबर्स लेके आ रही है। तो इसे कहते हैं टाइमलाइन को थोड़ा समझना और अपनी सिचुएशन अपने पेपर के रेफरेंस में चीजों को सेट करना। पर पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर थोड़ा सा करेज लगता है, थोड़ा सा करेज लगता है टाइमलाइन को पकड़ने में, थोड़ा सा करेज लगता है इस चीज को कि मैं जो सिस्टम में इन्वॉल्व हूं उस सिस्टम से इन्वॉल्व होते हुए हटके अपनी टाइमलाइन में एक ये चीज लाना कि ये ऐसे होनी चाहिए इसलिए ऐसे हो रही है, रादर देन गोइंग इन अ फ्लो ऑफ कोचिंग। ठीक है, मैं कोचिंग से सपोर्ट में ऑब्वियसली यूज एवरी रिसोर्स यू हैव इन सच अ वे कि इट इंप्लीमेंट्स ऑन एंड ऐड ऑन टू योर स्कोर, ऐड ऑन टू योर जर्नी। वो तो है ही बात, पर इसमें थोड़ा करेज लगता है। अब ये इनऑर्गेनिक अकेले करने में हो सकता है 1.5-2 घंटे जाए, मैं मना नहीं करता, शुरुआत में 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी, लेकिन 1-1.5-2 घंटा भी तो आप तब दे पा रहे होगे ना जब आप थोड़ा डिसिप्लिन हो। तो ये जो सारी बात उठती है ना कि भैया हमने इतनी मेहनत करी, हमारा रिजल्ट नहीं आया। बेटा तुम्हारा रिजल्ट इसलिए नहीं आया कि तुम ये नहीं कर पाए, किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया। ये तुम्हारा इसलिए नहीं आया कि अगर कोई तुम्हें ये बता भी देता तो भी तुम इतने डिसिप्लिन नहीं थे कि तुम ये कर लो। एक बात होती है कि हमें पता नहीं था, एक बात होती है कि हमें पता पड़ गया लेकिन हमने तब भी नहीं करी। अधिकतम टाइम आप पाओगे जिनको पता नहीं पड़ा वो असल में कर भी नहीं पाते, इसीलिए उनको पता नहीं पड़ा है भैया। लूपहोल सर्कल। हाँ, क्योंकि अगर आपको पढ़ी ही होगी, अगर आप इतने ही डिसिप्लिन होगे तो आप इस चीज पर कैसे ध्यान नहीं दोगे। आप सबसे पहले बोलोगे मैथ्स के हिसाब से कि यार इतने महीने बचे हैं, सिलेबस इतना हो ही नहीं सकता है, इतना हो पाएगा, और अगर इतना हो जाएगा तो मुझे ये चीजें ऐसे कर लेनी चाहिए। यहां से एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट वेट फॉर योर सिलेबस टू कंप्लीट फॉर गिविंग फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट तब नहीं दिया जाता जब अपना पूरा सिलेबस हो जाता है।
मुझे एक बात बताओ, अगर आपने 50-60% सिलेबस कर लिया है तो उस 50-60% से आप अपना फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दे सकते। 50-60% कर लिया है, अगर उसमें से 40 भी आप स्कोर कर पा रहे हो, दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट। और फिर आपको पता नहीं है कि आप जब 100% सिलेबस कर लोगे फिर मॉक टेस्ट दोगे तो आप उससे पहले बोलोगे कि अभी मुझे रिवीजन करना है, फिर रिवीजन में अलग से 2 महीने लोगे, फिर जब रिवीजन रहेगा तब जाके पहला मॉक टेस्ट लिखोगे। ऐसा कोई परफेक्ट डे नहीं होता है व्हेन यू हैव टू गिव द फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। यू एक्चुअली प्रिपेयर योरसेल्फ कि अब भले ही कितना भी हो जाए मैं इस टाइप को मॉक टेस्ट दूंगा चाहे कुछ हो जाए, और वहां से फिर चीजें कंटिन्यूअसली आप करते चलते हो। पता है रिवीजन का बेस्ट सोर्स, एंड आई हैव टॉक्ड टू मल्टीपल पीपल, lot of being an IITian or NITian whatever you say that, ठीक है, सबने एक बात बोली है कि रिवीजन का बेस्ट वे जो हुआ है हमारे साथ वो ये हुआ है कि हम मॉक टेस्ट देते थे, जो गलती आती थी उसको फिगर आउट करते थे और फिर मॉक टेस्ट देते थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मॉक टेस्ट के साथ ही सही रिवीजन हो पाता है, या फिर ये कहें कि इफेक्टिव रिवीजन हो पाता है। विदाउट मॉक टेस्ट आप रिवीजन करते जाएंगे और पुराना भूलते जाएंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ। मॉक टेस्ट तुम्हें पूरा सिलेबस बांधने में मदद करता है, ठीक है। दिस वीडियो इज एक्चुअली अ लॉट। तो अगर तुम अभी तक डायरी लेकर नहीं बैठे थे, यू मिस्ड आउट ऑन समथिंग, जाओ फिर से नहीं, आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं। टाइम में भी एक बात कर रहे थे, एंड बार बार इस शब्द को पकड़ के क्यों आगे बढ़ रहा हूं मैं, शब्द को पकड़ के आगे इसलिए बढ़ रहा हूं क्योंकि ये शब्द मुझे मदद कर रहा है चीजों को एक्सप्लेन करने में, एंड आई वुड सजेस्ट यू टू कि इस शब्द को जरा पकड़ के चलो कि मैं जैसे प्रोसीड कर रहा हूं, वेयर आई एम प्रोसीडिंग टू, जैसे मैं चल रहा हूं वैसे मैं किस दिशा में जा रहा हूं। और ये बात सिर्फ जेई में टू नहीं होती है, इवन इन लाइफ इफ यू फील लाइक कि दिस इज अ लिटिल मेसी, या ये गड़बड़ जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा कैसे चल रहा है, बेटा देखो जैसे जा रही हो वैसे जिंदगी किस दिशा में जा रही है। वापस आते हैं टाइमलाइन वाली बात पर। तो हमने बात कर ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, हमने बात कर ली मॉक्स की, हमने बीच में बात करी कि किस तरीके से शेड्यूलिंग करते हुए सिलेबस आगे बढ़ाना है, ठीक है, बहुत शानदार। क्या इन दोनों चीजों में सब कुछ कवर हो जाता है, मतलब क्या इन तीनों चीजों में सब कुछ कवर हो जाता है मोस्टली। पर एक और चीज है जो लगातार दिनचर्या के साथ मेंटेन रहेगी, दिनचर्या के साथ मेंटेन रहेगी, वो क्या है, पहली कंप्लीटनेस ऑफ चैप्टर कैसे कर रहे हो। कंप्लीटनेस ऑफ चैप्टर कैसे कर रहे हो मतलब आर यू नॉट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम इन कंप्लीटिंग अ चैप्टर। कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग में इन्वॉल्व हो, आप ऑफलाइन कोचिंग में इन्वॉल्व हो, वहां जाते हो, क्लास लेते हो, उसके बाद आप फिर से एक ऑनलाइन क्लास लेते हो, उसके बाद आप फिर खुद से पढ़ते हो, और एक चैप्टर को सिर्फ थ्योरी वाइज कवर करने में ही यू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या ऐसा है, चीजों को एक बार में ही पर बहुत अच्छे से कवर करना शुड बी योर आई। आपका इंटेंशन यहां से साफ होना चाहिए कि चीजों को एक बार करूंगा बट बहुत तमीज से करूंगा। और एक बार करने का मतलब ये नहीं होता है हर बार कि बहुत समय लगेगा, बल्कि एक बार करने का इंटेंशन ही है कि थोड़ा समय ज्यादा लगे, और इफेक्टिवली थोड़ा समय ज्यादा लगेगा ही नहीं, क्योंकि यू सी तुम कोचिंग गए, तुमने लेक्चर लिया, उसके बाद तुमने खुद से रिवीजन करा या फिर खुद से कवर करा, तब जाके तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हुआ। तो इफेक्टिवली मान लो अगर एक कोई टॉपिक था जो 2 घंटे में हो जाना चाहिए था, एक कोई टॉपिक था जो 2 घंटे में कवर हो जाना चाहिए था, वो 2 घंटे में कवर होने की जगह 2 घंटे यहाँ गए, 2 घंटे यहाँ गए, और फिर 1.5 घंटा यहाँ गया, तो बेटा तुमने 2 घंटे के टॉपिक को कितने में करा, 5.5 घंटे में। मैं कह रहा हूँ अगर ये 2 घंटे का टॉपिक तुम 2.5 घंटे में भी कर लेते, खुद से कर लेते, बोले लेक्चर से करते, चाहे कोचिंग में एक बार में कर लेते, चाहे फिर खुद से कर लेते। मैं कह रहा हूँ लेक्चर से कर लेते, चाहे कोचिंग में कर लेते, चाहे खुद से कर लेते, सेल्फ स्टडी से 2.5 घंटे में करते, लेकिन उस एक टॉपिक को, तो देन इट मेक सेंस ना। तुम 3 में भी कर लेते, इट मेक सेंस। यहाँ पर 5.5 घंटे में भी यू आर स्टिल वेग अबाउट दैट टॉपिक, तो दैट डोंट मेक सेंस। चीजें एक बार करो, थोड़ा समय लेके करो, पर एक बार में करो। यहां से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम आधे से ज्यादा टाइम तुम्हें लगेगा तुम मेहनत कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर ये बहुत बुरा है, क्योंकि तुम एक्चुअली अपना टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हो, पर आउटकम एक डल फेस। तुम बोलोगे इतनी मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा, आएगा भी कैसे, ठीक है। दूसरी चीज कंप्लीटनेस ऑफ द चैप्टर, उसके बाद सॉल्विंग डिपार्टमेंट। अगर जेई एक थ्योरी एग्जामिनेशन होता तो फिर भाई बोर्ड एग्जामिनेशन को डिफरेंशिएट नहीं करा जाता जेई के साथ। जेई इज एक्चुअली एन एनालिटिकल पेपर वेयर यू हैव टू इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट्स इन फॉर्मूलाज और इन अ वेरी एनालिटिकल वे, ठीक है। तो बेटा सॉल्विंग के बिना तुम कैसे अपेक्षा रख रहे हो खुद से, तो सॉल्विंग पर एक बड़ी डेली आंख रखो, और सॉल्विंग ना स्टेप वाइज होती है, ऐसे लेटर की तरह, slowly if you jump on the advanced question of very मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे, if you directly jump on the advanced question, obviously वो नहीं बनने वाला, तुम डिमोटिवेट होने वाले हो। हाँ, अगर तुम पहले एडवांस क्वेश्चन पे पूछते हो और उससे सीखने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी शुरुआत है। पर मैं फिर कह रहा हूँ कि ये लैडर की तरीके से प्रोसीड करा जाता है। यू स्टार्ट ऑन द बेसिक प्रॉब्लम, यू डू 2 or 3 बेसिक प्रॉब्लम्स, यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, उसके बाद यू पुट ऑन
लैडर अप, उस कॉन्सेप्ट के अंदर उसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करके डिफरेंट स्टाइल से अप्रोच करना, वेरी गुड। देन यू मूव ऑन सम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस कि कैसे एग्जाम पूछ रहा है, देन यू गेट अ आइडिया कि ठीक है एग्जाम ऐसे पूछ रहा है। उसके बाद देन यू समवेयर मूव टू सम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस वेयर 2 or 3 कॉन्सेप्ट्स माइट बी मिक्स्ड अप, एंड देन यू समवेयर प्रोसीड टू एडवांस क्वेश्चंस, एंड देन आपके टीचर दे रहे होंगे शायद आपको, या फिर आपको कहीं से भी टफ या टिपिकल, या फिर जिनको मैं कहता हूं गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, वो करते हैं। ये लैडर होता है ऐसे। अब इस लैडर को चढ़ते पे ऐसा नहीं होता जब तुम यहां रीच करते हो तब जाके तुम पे जेईई मेंस का सवाल मिलता है, नहीं। इस पूरे लैडर को कंप्लीट करते दौरान आप पाएंगे कि आपको उस टॉपिक में प्रोफिशिएंसी आ चुकी है, अब कैसा भी क्वेश्चन बने मैं कर लूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप लैडर के यहां वाले हिस्से में हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन सकता, बन सकता है ऑब्वियसली, लेकिन उतनी इनफ प्रैक्टिस हुई है कि नहीं। और अगर आपने अभी तक बेसिक क्वेश्चंस ही नहीं करे हैं, आप बीच बीच में स्किप कर रहे हैं चीजें, कभी ये, इट्स नॉट गोइंग टू मेक सेंस, ठीक है। तो ये बात, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या क्या बोला, कंप्लीटनेस होता है चैप्टर, उसके बाद सॉल्विंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और फिर भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन एंड माइंड मैपिंग, रिवीजन एंड माइंड मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज। चैप्टर जब एक बार खत्म हो गया या फिर चैप्टर आधे रास्ते भी है, तो आपके दिमाग में माइंड मैप बनता जा रहा है नहीं बनता जा रहा है उस चैप्टर का। माइंड मैप बनना बहुत जरूरी है। माइंड मैप क्या होता है भैया, माइंड मैप बेटा ये होता है, मान लीजिए एक चैप्टर है, उसमें 36 टॉपिक है, तो 36 टॉपिक कैसे कैसे कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए सॉल्यूशन की बात करता हूं, सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले आप पढ़ोगे अपना बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है, थोड़ी एक मोल की शुरुआत वाले जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि रिलेशन बिटवीन दीज 4 टर्म्स करके एक वो पोर्शन होता है, ठीक है, और परसेंटेज वेट है ना, पावर ऑफ सॉल्यूशन, ये सारी चीजें जो होती हैं। उसके बाद आप पढ़ते हैं वेपर प्रेशर वाली चीजें, ठीक है, वेपर प्रेशर पर पूरी कथा चलती है। उसके बाद थोड़ा सा ये अपना एजियोट्रोप्स वाला पोर्शन आ जाता है। फिर चीज आती है इंपॉर्टेंट चीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद फिर आता है अपना आई, हेनरीज कांस्टेंट। उसके बाद फिर आती है एक चीज एंड में जाके, क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ। तो ये सारी चीजें एक माइंड मैप की तरह जब दिमाग में याद होंगी, तो जब क्वेश्चन आएगा देन यू विल फिगर आउट कि अच्छा तो सीधे वेपर प्रेशर का सवाल था, मुझसे पूछ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने पे कब वेपर प्रेशर बढ़ेगा, कब वेपर प्रेशर घटेगा। अच्छा ये तो सीधे सीधे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का सवाल था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछ रहे थे। तो ऐसे जब एक माइंड मैप बनेगा तब चीजें आसान हो जाती हैं, और ये आप तब बना पाएंगे जब आप खुद से बैठेंगे, ना एक टीचर बताता आपको ये, ना आपको अपने आप चैप्टर करते करते आएगा ये। यू हैव टू सिट विद योर नोट्स, यू हैव टू एक्चुअली नो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से आए थे, और फिर आप खुद को ही पढ़ाने बैठे हैं। कई बार मैं क्लास में इसको कह देता हूं पूरा कागज टेस्ट, तो बेटा ये लगेगा। ओवरऑल दिस वाज अ ब्रीफिंग वीडियो, दिस वाज अ वीडियो कि क्या क्या चीजों में ध्यान रखना है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिपीट दिस वीडियो अगर कुछ भी मिस हुआ है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज अगर आपने वीडियो बस झटके में देख डाली है तो आप डायरी लेके फिर से वापस बैठो और एक एक चीज पॉइंट आउट करो, एक एक चीज पॉइंट आउट करो, एंड फिर प्लान करना शुरू करो, और इस हिसाब से इस प्यारे सुंदर से छोटे से शब्द को पकड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। आई रिक्वेस्ट वंस अगेन प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर लिंक्स आएंगी, आती हैं, वहां मीट्स हो रही हैं। प्लीज अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी नीड है, एंड इफ यू नीड अ टॉक कम देयर, इट्स कंप्लीटली फ्री, ठीक है। दूसरी चीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, ऐसा कंटेंट तब ज्यादा बना पाऊंगा जब मेरे पास और लोग होंगे सुनने के लिए। तो प्लीज वो चीज थोड़ी सी तो बार बार मुझे मैटर करती है, क्योंकि इफ आई डोंट नो एनीवन इज देयर whom I'm talking with, then it gets a little vague for me. तो प्लीज अपने डाउट पूछा करो कमेंट सेक्शंस में, एंड टेलीग्राम ग्रुप इसको ज्वाइन करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने, एंड हाँ एक वीडियो आने वाली है रिगार्डिंग केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को लेके अगर आप अपने डाउट में हैं कि यार केमिस्ट्री बड़ी वीक जा रही है, तो एक नहीं 2 वीडियोस एक्चुअली, तो केमिस्ट्री को लेके वो 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं, तो प्लीज स्टिक अराउंड, है ना। बाकी दिस इज इट फॉर द वीडियो, दिस इज मी अभी साइनिंग ऑफ।